एब्डोमिनल, ठीक है। अम्बिलिकस से ऊपर जो एरिया होगा वो अपर एब्डोमेन कहलाएगा और अम्बिलिकस से नीचे जो एरिया होगा वो लोअर एब्डोमेन कहलाएगा। ये आपको जो लोकेशन है वो दिखाने का बेसिक मकसद ये है कि ताकि आप लोग जहन में थोड़ा एक आइडिया बना लें कि अपर एब्डोमेन में अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास पेन के साथ, तो उसके क्या कॉजेज होंगे, वो डिपेंड करता है उसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स पे। तो हमें पता है कि राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या है, हमारे पास है लिवर है, सारा बिलियरी सिस्टम है, गॉल ब्लैडर है, तो उसमें कोई इश्यू होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, हेपेटाइटिस होगा, पॉलीसिस्टाइटिस होगा, या आपका जो है वो सीबीडी का कोई इशू होगा, बिलियरी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन है, तो उसका पेन जो है वो राइट अपर क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरीके से अगर आप नी पे फोकस करें तो यहाँ पे रिब्स भी आती हैं और राइट लंग का लोअर बेस भी आता है, तो उसको भी कंसिडर करना है, ठीक है। अम्बिलिकल एरिया के ऊपर जो हमारा एपिगैस्ट्रिक एरिया है वो भी यहाँ पे आता है, तो वहाँ पे स्टमक, ईसोफेगस और से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स, पेंक्रियास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा आपको पता है कि इंफीरियर वॉल जो हार्ट की होती है वो भी डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करती है, तो इंफीरियर वॉल एमआई का पेन भी एपिगैस्ट्रिक एरिया में आता है। लेफ्ट साइड पे अगर मैं फोकस करूं तो लेफ्ट लंग का लोअर बेस, रिब्स, स्प्लीन, स्टमक का पोर्शन और कोलॉन, ठीक है। इन चीजों में कोई इश्यू होगा तो उसका पेन जो है वो आपको अपर एब्डोमिनल में मिलेगा। तो क्या कॉजेस हो सकते हैं अपर एब्डोमिनल पेन के? सबसे पहले एसिड पेप्टिक डिजीज बहुत कॉमन है, उसके बाद इंफीरियर वॉल एमआई को आपने भूलना नहीं है। अगर कोई पेशेंट आपके पास एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आता है, ओल्ड एज है, तो आपने उसमें ईसीजी लाजमी करानी है। बेजल नमोनिया लिखा है मैंने, अभी राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन से एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है। फिर जैसे हमने पहले भी बात की थी कि पॉलीसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर यहाँ पर है, लिवर यहाँ पर है, किडनीज का अपर पोर्शन यहाँ आता है, तो अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का पेन भी यहाँ आ सकता है। रिब फ्रैक्चर्स को आपने ध्यान में रखना है। और इन सब की डीडी में जो मेन चीज आती है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, ठीक है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में पेशेंट अपर एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग के साथ आते हैं, ठीक। तो अगर कोई पेशेंट अपर एब्डोमिनल पेन के साथ आता है तो आपने उसकी शुगर लाजमी चेक करानी है, उसकी ईसीजी जरूर करानी है, उसका एक्सरे जरूर कराना है। अच्छा, एक चीज जो मैं यहाँ हाईलाइट करना भूल गई हूँ, अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है। अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का पेन भी जो है वो एपिगैस्ट्रिक एरिया में ही होता है। चलिए, आपका सिनेरियो ये है कि यू आर ऑन कॉल इन इमरजेंसी रूम, मिडनाइट में एक यंग लड़की आपके पास आती है जिसकी एज है 20 साल और वो प्रेजेंट हो रही है। लास्ट 3 आवर्स से उसको सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन है जो रेडिएट कर रहा है टू द बैक एंड इट इज एसोसिएटेड विद फीवर एंड वॉमिटिंग, ठीक है जी। पिछले 3 घंटों से उसको ये पेन, शदीद पेन शुरू हुआ है जो कि रेडिएट कर रहा है टू द बैक और इसके साथ उसको फीवर और वॉमिटिंग है। आपने उसको एग्जामिन किया है, वो वाइटली स्टेबल है लेकिन उसको एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस है और उसके बाउल साउंड्स एब्सेंट है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके जहन में क्या चीज आती है कि इस पेशेंट को क्या हो सकता है? ठीक है, अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, सही है। तो आज हमारा सिनेरियो जो है वो बेसिकली अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के ऊपर है। आपकी वर्किंग डायग्नोसिस अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है। आप उससे हिस्ट्री में क्या सवाल पूछना चाहते हैं? इस एज में 20 साल की उम्र में अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रही है और आप उसको सस्पेक्ट करें कि उसका अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है, तो जहां हमें हेरिडिटी के सारे कॉजेस को ध्यान में रखना है, वहां पर हमने उसे ड्रग हिस्ट्री जरूर लेनी है। On taking history, she told you that she recently took some medicines prescribed by dermatologist for her acne, ठीक है। इसका मतलब है कोई ऐसी मेडिसिन एक्नी के लिए उसको प्रिस्क्राइब की गई है जिसकी वजह से अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हुआ है। इस पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए कि अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के क्या कॉजेज हैं और खासतौर पर ड्रग इंड्यूस्ड पेंक्रियाटाइटिस के क्या कॉजेज हैं। अगर हम बात करें अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की, तो हमारे मुल्क में 40% हैवी अल्कोहल की वजह से अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होता है। दूसरा 40% गॉलस्टोन की वजह से। अदर कॉजेस ओनली 20% आते हैं, ठीक है। अदर कॉजेस में क्या आता है? एब्डोमिनल ट्रॉमा, मेडिकेशंस, कि आपको पता होनी चाहिए कौन सी मेडिकेशंस जो है वो अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस कराती हैं। इन्फेक्शंस, जैसे साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूमर्स पेंक्रियाज के जो है वो इनिशियली अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की तरह उनकी प्रेजेंटेशन होती है। जेनेटिक या एनेटमिकल वेरिएंट्स, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड हाई कैल्शियम लेवल जो कि हमें पैराथायराइड की डिजीजेस में मिलता है। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सबको समझ आ रहा है? ठीक है जी। तो बेसिकली आज जो हम है हमारा पीबीएल वो अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के ऊपर ही है।
ये थोड़ी पिक्चर आपको थोड़ा बताया है। गॉल स्टोन पैंक्रियाटाइटिस मैंने पहले भी कहा था कि 40% जो कॉजेज होते हैं, जो केसेस हमें मिलते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में, उसमें गॉल स्टोन जो है वो 40% ऑफ द केसेस में कॉज यही होता है। तब ये गॉल स्टोन किस तरीके से पैंक्रियाटाइटिस कराता है? जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है येलो कलर का, ये पेनक्रियाज है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ भी है कि इन्फ्लेम पेनक्रियाज है। अगर आप इसके सेंटर में देखेंगे तो एक रेड कलर की जो है वो डक जाती हुई नजर आएगी, जो कि आगे जाके ग्रीन कलर की डक से मिल जाती है। जी, ड्रग इंड्यूस पैंक्रियाटाइटिस भी अक्यूट ऑनसेट होगा। जी बिल्कुल, अक्यूट ऑनसेट ही होगा ड्रग इंड्यूस, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाएं तो वो पॉइंट जहां पर पेनक्रियाज की डक आगे जाके सीबीडी के साथ मिल गई है, सीबीडी का कोई स्टोन यहाँ आके स्टक हो जाए, तो वो इस तरीके से गॉल स्टोन पेंक्रियाटाइटिस करा सकता है, ठीक है जी। दोनों जो डक्स होती हैं, जो सीबीडी है जो ग्रीन कलर में दिखाई है और रेड कलर में पेनक्रियाटिक डक दिखाई है, ये आगे चल के कॉमन चैनल पे ये ओपन अप हो जाती है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। तो ये जो कॉमन चैनल होता है ना, यहाँ पे अगर कोई स्टोन आगे स्टकअप हो गया तो वो सीबीडी को जो इंजरी करेगा सो करेगा, साथ में वो पेंक्रियाटाइटिस भी कराएगा, और ये पेंक्रियाटाइटिस गॉल स्टोन पेंक्रियाटाइटिस होगा, ठीक है। कॉज का हमेशा पता करना लाजमी है, ठीक है जी। हमने पेशेंट से हिस्ट्री ली थी, उसने एक्नी के लिए टेट्रासाइक्लिन यूज की थी और उसको टेट्रासाइक्लिन की वजह से ही बेसिकली ड्रग इंड्यूस एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हुआ है। तो इसकी मैनेजमेंट उसी तरीके से होगी जो किसी भी और कॉज की वजह से एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो, ठीक है। तमाम पेंक्रियाटाइटिस की मैनेजमेंट सेम होती है। क्या मैनेजमेंट होती है हम आगे चल के बताएंगे, लेकिन ये है कि आपको कॉज का लाजमी पता होना चाहिए कि मेरे पेशेंट में जो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस वो क्यों क्यों हुआ, ताकि कुछ कॉजेज ऐसे हैं जो कि रिकरेंट पेंक्रियाटाइटिस कराते हैं, जिसमें ऑटो इम्यून पेंक्रियाटाइटिस आता है, ठीक है। कुछ ऐसे कॉजेज हैं जैसे इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस है, अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो वो भी रिकरेंट कराएगा, मिलियरी भी करा सकता है, डिसेमिनेटेड भी करा सकता है। और जैसे एज को कंसिडर करते हुए मेलिग्नेंसीज भी इनिशियली एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की तौर पे ही आती है, तो उसको भी रूल आउट करना है। कॉज का जो है वो पता होना लाजमी है। अच्छा जी, गुलशन कुमारी, विच ड्रग्स कॉमनली कॉज एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। अगर आप इसको देखेंगे ना, एक बहुत लंबी चौड़ी आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि ये जो ड्रग्स हैं वो पेंक्रियाटाइटिस कराती हैं। कॉमन कॉमन अगर हम बात करें तो उसमें स्टीरॉइड आता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आ जाती हैं जिसमें एजाथायोप्रिन है, और बहुत ज्यादा कॉमन मेट्रोनाइडाजोल, सेजिल, ये सब एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। इसके अलावा भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से टेट्रासाइक्लिन भी कराती है। कॉमन में स्टीरॉइड आ जाएगा, मेट्रोनाइडाजोल आ जाएगा, एजाथायोप्रिन आ जाएगा। एक क्राइटेरिया है जिसको एटलांटा क्राइटेरिया कहते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, 3 में से अगर 2 पॉइंट भी पेशेंट में प्रेजेंट होंगे तो हमारी वर्किंग डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की होगी। कौन से 3 पॉइंट हैं? एक तो एब्डोमिनल पेन सजेस्टिव ऑफ पेंक्रियाटाइटिस। अब ये कैसा होगा एब्डोमिनल पेन कि हम बोलेंगे कि यार ये एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस लगता है? एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू बैक, ठीक है, जिसमें पेशेंट को लीनिंग फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ वो झुकेगा तो उसको कुछ रिलैक्सेशन होगी, ठीक है। ये आगे एक पिक्चर भी है जिसमें दिखाया गया कि एब्डोमिनल ये एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का जो पेशेंट होगा वो किस तरीके से प्रेजेंट करेगा। दूसरे नंबर पे है लेबोरेटरी, हम इसमें सीरम अमाइलेज करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, या बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है कि अगर आप लाइपेज जो है वो पेशेंट का भिजवाएं। अगर वो 3 टाइम्स अपर लिमिट नॉर्मल यानी 3 गुना बढ़ा हुआ आता है बेस लाइन से, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है। तीसरा ये है कि कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑन इमेजिंग। हम इमेजिंग के ऊपर क्या कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होगी वो हम आगे बात करते हैं। इन 3 में से कोई भी 2 चीजें अगर प्रेजेंट हो तो हम बोलेंगे कि हाँ जी पेशेंट को एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है। ये कहलाएगा एटलांटा क्राइटेरिया। तो ये आपके शॉर्ट नोट के तौर पे आ सकता है कि एटलांटा क्राइटेरिया के बारे में लिखें, तो आपको ये याद होना चाहिए। ये टिपिकल एक पेशेंट है जिसको एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है। पेशेंट इस तरीके से आते हैं, आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, लीनिंग फॉरवर्ड। क्यों लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन में होते हैं? क्योंकि पेंक्रियास जो है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है रेट्रोपेरिटोनियम में, तो थोड़ा सा वो दूर हो जाता है तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स ये लोग फील करते हैं, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक पेन, जब भी पेशेंट हमारे पास भी आता है एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ, हमसे अगला सवाल ये होता है अच्छा जी ये दर्द पीछे की तरफ तो नहीं जाता, साथ में उसके बाउल साउंड एब्सेंट होने चाहिए और पेशेंट आगे की तरफ झुका हुआ होगा।
इमेजिंग की फाइंडिंग्स दिखाई गई हैं। आप राइट साइड पे अगर देखेंगे एक सीटी है एक पेशेंट का, राइट साइड पे देखेंगे तो जहाँ पे पेनक्रियाटिक बॉडी और टेल दिखाया है ये नॉर्मल है, ठीक है। देखिए कितना पतला सा स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियाज का। और अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो ये सारा सोलन है, जिसको मैंने हाईलाइट करने की भी कोशिश की है। तो अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में सीटी इस तरीके से होगा जो राइट साइड पे दिखाया है, और नॉर्मल सीटी जिसमें नॉर्मल पेनक्रियाज है वो आपका लेफ्ट साइड पर है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑन इमेजिंग वो ये था कि आप सीटी कराएंगे तो उसमें कुछ इस तरह की पिक्चर आएगी कि उसमें सॉलिन पेनक्रियाज होगा, तो वो देखने में कैसा लगेगा आप कंपेयर करें नॉर्मल से तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें काफी सॉलिन है। क्या इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे अपार्ट फ्रॉम बेसिक रूटीन लैब्स? वी विल एडवाइज सीरम अमाइलेज, हमने पहले भी बोला था क्योंकि हमें डायग्नोसिस के लिए चाहिए। मोर स्पेसिफिक है सीरम लाइपेज, ठीक है। एलएफटीज यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। क्या इंपॉर्टेंस रखती है कि अगर इसमें एसजीपीटी या एएलटी 3 गुना बढ़ा हुआ होता है नॉर्मल से, तो हमारा थोड़ा सस्पिशन होता है कि शायद इसको गॉलस्टोन पेनक्रियाटाइटिस है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? गॉलस्टोन पेनक्रियाटाइटिस में आपको बाकी सारी चीजें एबनॉर्मल मिलेंगी सो मिलेंगी, लेकिन आपके एलएफटीज भी डिस्टर्ब होंगी। क्या डिस्टर्ब होगी? उसमें एसजीपीटी आपका रेज्ड होगा। अगर वो 3 गुना बढ़ा हुआ है अपर लिमिट नॉर्मल से अगर 3 गुना बढ़ा हुआ है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस गॉलस्टोन की वजह से हुआ है। उसको कंफर्म कैसे करेंगे? अल्ट्रासाउंड करा के, ठीक है। एक्सरे एब्डोमेन क्यों कराते हैं? क्योंकि हमने शुरू में कहा कि पेशेंट को जो है वो उसके बाउल साउंड्स एब्सेंट होते हैं इसमें, क्योंकि पेशेंट आईबीएस भी प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है हमारी डायग्नोसिस ही गलत हो, पेशेंट जो है उसको ऑब्स्ट्रक्शन में हो और हम उसको अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस लेबल करके उसको ट्रीट करें। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लें। सबको समझ आ रहा है? ठीक है जी। ट्रीटमेंट क्या है? अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का ट्रीटमेंट ये है कि आपने पेनक्रियाज को रेस्ट देना है। पेनक्रियाज को रेस्ट किस तरीके से दिया जाएगा? पेशेंट को एनपीओ करके। एनपीओ इसलिए किया जाता है कि अगर पेशेंट खाएगा, ओरली लेगा, तो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा। पेनक्रियाटिक जूस क्योंकि हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, तो पेशेंट को एनपीओ करते हैं ताकि पेनक्रियाटिक जूस रिलीज ना हो, तो पेनक्रियाटाइटिस उसका रिजॉल्व हो जाएगा। एनजी ट्यूब पास करते हैं ताकि वो जो एक आईलियस में है उसको रिलीव किया जाए। 2 आईवी लाइन मेंटेन करेंगे। अच्छा, मेन गेम इज फ्लूइड मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आपने देखा होगा कि उसमें फ्लूइड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया कि इनिशियल 30 मिनट्स में इतना देना है, फिर 1 आवर में इतना देना है। जैसे उसमें 6 लीटर फ्लूइड दिया जाता है, इसी तरीके से 6 लीटर फ्लूइड यहाँ पर भी देना है एक दिन में। लेकिन साथ साथ आपने मॉनिटर करना है पेशेंट की जेवीपी को और आउटपुट को। यहाँ पे भी इनपुट है और आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है। ये तो सारी चीज हो गई कि हमने उसको हाइड्रेशन करनी है, साथ में उसको पेन किलर्स भी देने हैं, ठीक है। अच्छा, ये पेन किलर लिखा है, यहाँ जो पेन किलर दिया जाता है वो सेंट्रली एक्टिंग दिया जाता है। एनसेड्स अवॉइड किए जाते हैं। क्यों अवॉइड किए जाए एनसेड्स? एनसेड दे दे, इसमें क्या इशू है? कोई बताएगा एनसेड क्यों अवॉइड कर रहे हैं हम अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस से? किसी को नहीं पता? डैमेजेस वॉल ऑफ स्टमक? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप करेंगे ना ये क्या कहते हैं, कौन सी मेडिसिन जो है वो पेनक्रियाटाइटिस कराती हैं, उसमें आप देखेंगे कि जी एनसेड खुद भी जो है वो ड्रग इंड्यूस्ड पेनक्रियाटाइटिस कराते हैं। ऐसा बहुत दफा हुआ है कि पेशेंट जो है वो अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के साथ आता है और हमारे पीजीज, क्योंकि इनिशियल असेसमेंट उनकी होती है, वो समझते हैं कि पेशेंट जो है वो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में है। इंटेस्टीन के जितने भी होते हैं उसमें मेट्रोनाइडाजोल का कहते हैं कि अच्छा कवरेज है, क्योंकि एनाएरोबिक कवरेज जो है वो उसको देना लाजमी है। तो यहाँ पे थोड़ा सोच के उसको देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि मेट्रोनाइडाजोल खुद भी पेनक्रियाटाइटिस कराती है। ऐसा ना हो पेशेंट आया पेनक्रियाटाइटिस के साथ है, हम उसको ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्ट करते हुए फ्लैजिल दे दें, तो हम उसका पेनक्रियाटाइटिस को और ज्यादा वर्स कर रहे हैं।
ठीक है। इसी तरीके से एनसेड्स खुद भी जो है वो पेंक्रेटाइटिस कराते हैं, तो वो अवॉइड करने हैं। लेकिन चूंकि पेशेंट को सीवियर पेन होता है, उसका पेन की हमें रिलीफ करना है, तो हम सेंट्रली एक्टिंग पेन किलर्स देते हैं। फ्लूइड ऑफ चॉइस यहाँ पर रिंगोलेक्ट है, ठीक है, रिंगोलेक्टेट है। जैसे अगर हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होगा, नॉर्मल सेलाइन होगा। तो यहाँ पर जो फ्लूइड ऑफ चॉइस है वो रिंगोलेक्टेट है। देयर इज कॉन्ट्रोवर्शियल रोल ऑफ एंटीबायोटिक। कुछ लोग कहते हैं कि एंटीबायोटिक देनी चाहिए, कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि एंटीबायोटिक जो है वो उसका कोई रोल नहीं है। देखिए, अगर पेशेंट फीवर के साथ आया है या एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन वो फिब्राइल है, तो फिर आपको एंटीबायोटिक दे देनी चाहिए। कौन सी एंटीबायोटिक चॉइस में होगी यहाँ पे, इमिपेनम, ठीक है। पेशेंट को हम कब तक एनपीओ रखते हैं, जब तक उसका पेन रिजॉल्व ना हो जाए, उसके बाउल साउंड्स ऑडिबल ना हो और वो हंगर फील ना करे, तब तक पेशेंट को एनपीओ ही रखा जाता है, चाहे उसमें 2 दिन लग जाए या 3 दिन लग जाए। यूजली 2 दिन तक पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है, उसके बाद उसके बाउल साउंड्स ऑडिबल होने शुरू हो जाते हैं, उसको हंगर फील हो जाती है, तो हम फिर उसका एनपीओ ब्रेक कराते हैं। अच्छा जी, हमने सीटी एब्डोमेन कब कराना है पेशेंट का, हर पेंक्रेटाइटिस में सीटी स्कैन नहीं कराया जाता। अगर इंडिकेशन निकलती है सीटी स्कैन कराने की, तो याद रखिएगा कि यूजुअली ये 48 टू 72 आवर्स ऑफ सिम्टम्स पे कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट मेरे पास एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के साथ आया है और फौरन मैं उसको सीटी स्कैन के लिए भेजूंगी, क्योंकि जो चेंजेस पेनक्रियास में आनी है वो इनिशियली नहीं आती है। पेनक्रियास की चेंजेस को टाइम लगता है डेवलप होने के लिए, यूजुअली 48 टू 72 आवर्स लगते हैं। तो अगर किसी पेशेंट की इंडिकेशन, जैसे कोई पेशेंट है जो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के साथ आया है, उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, ठीक है, तो मुझे उससे पेंक्रियाटिक मैलिग्नेंसी को रूल आउट करना है, तो उसमें मैं सीटी स्कैन कराऊंगी। लेकिन कब कराऊंगी, 48 टू 72 आवर्स के बाद। उससे पहले अगर मैंने कराया तो सीटी स्कैन नॉर्मल भी आ सकता है। क्या इंडिकेशन है सीटी स्कैन कराने की, इफ डायग्नोसिस इज नॉट सर्टेन, ठीक है। हमने पहली बात की थी कि एटलांटा क्राइटेरिया है, 3 चीजें हैं, टिपिकल पेन होना चाहिए, अमाइलेज या लाइपेज 3 गुना बढ़ा हुआ होना चाहिए, और इमेजिंग में टिपिकल इमेजिंग हो। वो टिपिकल इमेजिंग अल्ट्रासाउंड में भी हो सकती है, उसके लिए लाजमी नहीं है कि आप सीटी कराएं। अगर अल्ट्रासाउंड में बता देते हैं कि पेशेंट को पेंक्रेटाइटिस है, तो सीटी कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका डायग्नोसिस क्लियर नहीं है, या पेशेंट का पेन जो है वो इनिशियल मैनेजमेंट से रिजॉल्व नहीं हो रहा, या पेशेंट की एज 40 साल से ज्यादा है, या किसी को रिकरेंट पेंक्रेटाइटिस हो रहा है, तो ये 4 इंडिकेशंस हैं जिसमें मैं सीटी एब्डोमेन हम लोग कराते हैं। लेकिन वो भी आफ्टर 48 टू 72 आवर्स ऑफ सिम्टम्स, फौरन नहीं कराया जाता। कोई सवाल, कोई सवाल है तो वो पूछ लें, अदरवाइज आज का हमारा टॉपिक जो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के ऊपर था, और बेसिकली जिसमें मैंने फोकस किया था ड्रग इंड्यूस पेंक्रेटाइटिस, उसमें भी मैंने एक बहुत अनयूजुअल सी ड्रग उठाई थी। ये पता होना चाहिए टेट्रासाइक्लिन कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है, तो हमारे नॉलेज में होना चाहिए कि टेट्रासाइक्लिन इंड्यूस पेंक्रेटाइटिस भी होता है। कुछ पूछना है, कुछ सवाल करना है तो पूछ सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में वो स्लाइड जो आपको दिखाई थी जिसमें सारे कॉजेज आ रहे थे, ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आएंगे एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के। कुछ पूछना है, डीके को जरूर ध्यान में रखिएगा। डीके की जो इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है वो बिल्कुल पेंक्रेटाइटिस वाली होती है। अच्छा, कल जो मेरा सुबह लेक्चर था वो आधे में रह गया था, आप लोगों को आई होप कि वो मिल गई होगी उसकी सारी जो मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी। अगर आप लोग पढ़ लें वो, इसमें कोई सवाल करने हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ताकि फिर जब भी मेरा पीबीएल होगा उसमें हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।